नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एएनएमई कॉर्नर में। आज की वीडियो में आप जुड़ चुके हैं हमसे हमारे YouTube चैनल एएनएमई कॉर्नर पे, जहां पर हम आपसे बात करेंगे। आज जो टॉपिक हमारा है वो है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में हमारी बात अब तक एक वीडियो में हो चुकी है अब तक, जहाँ पर हमने कुछ बेसिक चीज़ों को आपको बताया था और इस बेसिक चीज़ों से आज हम चलेंगे आगे की बात करेंगे हम। जो भी आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा उन सभी चीज़ों पे आपसे हमारी चर्चा होगी, लेकिन इसके पहले हमने आपको उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया था। हल्का सा एक बार आपको हम दोहराएंगे। वो बहुत ही छोटी सी चीज़ें होंगी जो बताएंगे आपको कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा टच करता है और कितने देश के साथ सीमा टच करता है। देश तो आपको पता है केवल वो नेपाल है, और राज्य कौन से हैं, कितने राज्य थे वो आपको याद होने चाहिए जबान पर। टोटल 8 राज्य थे और 1 यूनियन टेरिटरी। 8 का नाम बहुत तेज़ी से अगर आपको बताएं तो आपको याद होगा उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के बाद राजस्थान के बाद आपको मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद आपको मिलेगा झारखंड, बिहार। ये उसके प्रमुख राज्य थे और 1 यूनियन टेरिटरी दिल्ली था। कितने हुए कि नहीं देख लीजिए, फिर से गिन लीजिए। उत्तराखंड 1, हरियाणा 2, तीसरा आपको हिमाचल प्रदेश, चौथा आपको मिलेगा राजस्थान, 5वां मध्य प्रदेश, 6वां छत्तीसगढ़, 7वां झारखंड, 8वां बिहार। ये आपको मिल चुके हैं। 8 हो गए और 1 यूनियन टेरिटरी आपका दिल्ली है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आप 8 राज्य उत्तर प्रदेश से मिलेंगे और 1 यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ सीमा टच करती है। तो आइए अब एक मैप उत्तर प्रदेश का देखते हैं। आज की वीडियो में जो आपसे हम बात करेंगे वो डिटेल होगी उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में। उत्तर प्रदेश एक आप आइए इस मैप में सबसे आसान आपके लिए होगा यहाँ पे समझना। ये मैप आपको दिख रहा होगा। इस मैप में आप देखें जो उत्तर प्रदेश की, जो आपको बता दें सबसे पहले कि एक डायरेक्शन है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है। तो ये एक चीज़ जाने कि उत्तर प्रदेश की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है। उत्तर प्रदेश पूरब से लेकर पश्चिम में अगर देखें तो पूरब से यहाँ से लेकर पूर्वी सबसे राज्य बलिया है, बलिया से लेकर सबसे पश्चिम तक जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई आप देखेंगे यह है 650 किलोमीटर। कितना है? 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है सबसे अधिक वो है 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। हमने सबसे पश्चिमी जिला बताया था आपको, सबसे पूर्वी जिला बताया था आपको, सबसे दक्षिणी जिला बताया था और सबसे उत्तरी जिला बताया था, जिसमें आपको उत्तरी और दक्षिणी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक था आपका सहारनपुर और एक था आपका सोनभद्र। सहारनपुर आपको हमने बताया था कि ये 3 राज्यों से सीमा टच करता है और सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। इसकी बात हमने आपको बहुत ही डिटेल में बड़े आराम से चीज़ें आपको मैप पे पिछले दिखा चुके हैं। यहाँ से अगर आगे बढ़े, दूसरी चीज़, प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल हमने बताया था ये पूरे भारत का 7.33% है, यानी 7.33% ऑफ इंडिया इसका एरिया है। और इसके अगर देखा जाए तो स्क्वायर किलोमीटर में कितना है, तो ये है आपको बता दें 240 × 8 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये एक चीज और आपको ये सब बताई थी हमने, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसके जो बड़े 3 अन्य राज्य हैं वो कौन से हैं? भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपको हमने बताया था सबसे बड़ा है राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और उसके बाद नंबर है अपना उत्तर प्रदेश का। ये बातें हमने आपको बताई। इसके बाद अब कुछ नई चीज़ें आपको फिर इस वीडियो में मिलेंगी। क्या मिलेंगी? उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बड़े क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो थोड़ा सा मैप आपको अगर हम जूम कर दें, अच्छा चलिए इसे देखते हैं। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे बड़ा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का। आप मैप में अगर देख पा रहे हो तो, नहीं देख पा रहे हैं तो हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, ये है लखीमपुर खीरी। अगर आप कहें तो इसको मैं जूम करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा है, आप लखीमपुर खीरी, ये लखीमपुर खीरी जो आपके सामने दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है।
और दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा जिला है, इसे 1 नंबर लिख दें तो शायद अच्छा होगा। ये लीजिए पेन, 1 नंबर। दूसरा सबसे बड़ा जिला है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? सोनभद्र। तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा है हरदोई। तीनों एकदम सीक्वेंस में याद हो। चौथा सबसे बड़ा कौन सा है? इसी हरदोई के बगल में एक और है, सीतापुर। ये आपको पहला, दूसरा, तीसरा याद रहे, चौथे को हम बता दे रहे हैं जानकारी के लिए। चौथा है सीतापुर और पांचवा है आपका प्रयागराज। ये 5 जिले सबसे बड़े हैं उत्तर प्रदेश के। पांचों को मैप में आप देख लें, कहिए तो आपको एक एक को जूम करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको लखीमपुर खीरी को। ये देखिए आप लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद दूसरे स्थान पे आता है आपका, ये है आपका सोनभद्र, जो आपको मैप में दिख रहा होगा। सोनभद्र के बाद जो आपको तीसरे स्थान पे जो सबसे बड़ा है वो है आपका हरदोई। हरदोई को आपको दिखाते हैं, ये आपका हरदोई है। ठीक है, जूम में पेन नहीं यूज करते, ये हमारी समस्या है। तीसरी चीज, तीसरा जो सबसे बड़ा जिला है हरदोई बताया। चौथा सबसे बड़ा जिला जो है वो है सीतापुर। सीतापुर का एरिया आप देख सकते हैं, जहां हमने सर्किल किया उसके पूरब में भी फैला हुआ है। बाराबंकी के उत्तर और लखनऊ के उत्तर में अवस्थित है। और जो चौथा सबसे बड़ा जिला हमने बताया वो सीतापुर बताया। और पांचवा सबसे बड़ा जिला आपको उत्तर प्रदेश में पीसीएस का गढ़, ये जहाँ से अक्सर लोग तैयारी करते हैं, वह है प्रयागराज या इलाहाबाद। ये 5 जिले उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हैं। इन्हें हमने आपको एक सीक्वेंस से बताया, एक बार फिर बहुत तेज़ी से बताएंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले लखीमपुर खीरी, उसके बाद दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है हरदोई, चौथा है सीतापुर, पांचवा है इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक है, सबसे छोटे के क्रम में आते हैं, ये सबसे बड़े जिले थे। फिर सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं उनको भी समझ लेते हैं। सबसे छोटा जिला है हापुड़। अब हापुड़ आपको दिखाने में थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन दिखाएंगे तो जरूर आपको। ये आप यहाँ आ जाइए, आपको ऐसे देखिए पर हाईलाइट कर लेते हैं। ये आप देखें यहाँ पर है हापुड़, हम हाईलाइट कर रहे हैं हापुड़ को। ये अब इसे जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये है हापुड़। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। दूसरा सबसे छोटा जिला यहीं पर जो सटा हुआ है आपके बगल में है, वहीं पर गाजियाबाद। ये है गाजियाबाद, दूसरा सबसे छोटा जिला है। तीसरा है आपको बता दें भदोही। बार बार मैप को ना चेंज कराएं तो अच्छा है, लेकिन भदोही आपको दिखा देते हैं। ये है आपके प्रयागराज से सटा हुआ, ये है भदोही। ये है भदोही, ये है आपका भदोही, तीसरा सबसे छोटा। चौथा है शामली, नोट कर देते हैं, ये शायद अच्छा होगा। चौथा है शामली और पांचवा है सबसे छोटा, कौन सा? गौतम बुद्ध नगर, GBN। ठीक है, अब देखिए फिर से बताते हैं। सबसे छोटा हापुड़, दूसरा ऐसे लिखते चलते हैं आपको शायद आसानी हो। सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ है। और उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है? गाजियाबाद है। उससे बड़ा कौन सा है? भदोही है। उससे बाद उससे बड़ा कौन सा है? शामली है। और उसके बाद उससे बड़ा है गौतम बुद्ध नगर। इनका एक सीक्वेंस था जिन्हें आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, या फिर सबसे छोटा और सबसे बड़ा तो आपको याद ही कर लेना होगा। सबसे छोटा हमने आपको बता दिया है कौन सा है, सबसे छोटा हापुड़ है। सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। एक बार फिर से देख लें, सबसे बड़ा कौन सा है? ये आपका है लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा आपका है यहाँ पर हापुड़। इतनी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। ये है सबसे बड़ा और ये है सबसे छोटा। ओके, यहाँ से आगे चले तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो किसी तरफ से 3 तरफ से घिरा है, वो है आपका ये। आप इसका नाम पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। ये 3 तरफ से एक राज्य से घिरा है। इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश और इस जिले का नाम है ललितपुर। इस जिले का नाम है ललितपुर। ललितपुर एक ऐसा मात्र जिला है उत्तर प्रदेश का जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है या किसी एक राज्य से घिरा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो जो ये उत्तर प्रदेश पूरा है, इतनी बेसिक चीज़ अगर आपको समझ में आई तो जो ये उत्तर प्रदेश पूरा है, ये आप देखेंगे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है?
गोंडवाना लैंड। जब हम आपसे ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, इसकी बात हमने बड़ी डिटेल में आपको बताई थी कि गोंडवाना लैंड क्या है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये सब बात हमने बहुत पहले की थी। तो अब इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से इस मैप में आ जाइए, शायद यहाँ से कुछ चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। देखिए जो गोंडवाना लैंड है, यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहले जो पहाड़ी क्षेत्र के सटा हुआ इलाका है, आप देखेंगे वहाँ पर एक क्षेत्र होता है जिसे बोलते हैं भाबर, जिसको बोलते हैं भाबर। भाबर के बाद ठीक सटा हुआ हिस्सा होता है तराई, तराई। और जो भाबर होता है ये पथरीला हिस्सा होता है। यहाँ पर पत्थर बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं और नदियाँ यहाँ पर आने के बाद इस क्षेत्र में, भाबर के क्षेत्र में आकर विलुप्त हो जाती हैं, इसलिए पूछा जाता है। दूसरी चीज़ जो तराई है, तराई क्यों महत्वपूर्ण है? तराई के क्षेत्र में अगर आप जैसे ही जाएंगे, ये दलदली और समतल हिस्सा होता है और यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं जो भाबर में डूब जाती हैं और तराई में आकर बाहर निकलती हैं। इतनी बातें स्पष्ट हैं। तीसरा हिस्सा होता है मैदानी हिस्सा। जो तीसरा क्षेत्र है वो है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र की अगर आपसे बात करें तो कौन सा मैदानी क्षेत्र? जो मैदानी क्षेत्र होता है वो दो भागों में बटा होता है। इसे आपने बहुत बार पढ़ा है, ज्योग्राफी का पार्ट है। कौन कौन सा है कि एक जो मैदानी हिस्सा होता है जलोढ़ का बना होता है। जलोढ़ दो भागों में बटा होता है, एक होता है पुराना और एक होता है नया। जो पुराना जलोढ़ होता है उसे कहते हैं बांगर, वही बांगर, सस्ता नहीं, अच्छा बांगर सीमेंट, ये बांगर से बना होता है। और दूसरा जो नया जलोढ़ है उसे बोलते हैं खादर। स्पष्ट है? देखिए जो बांगर है ये पुराना जलोढ़ होता है और जो खादर है ये नया जलोढ़ होता है। खादर को कछार भी बोलते हैं, बहुत आप लोगों ने यूज़ किया होगा कि कछार प्रदेश है ये। तो वो जो कछार होता है उसे खादर बोलते हैं ज्योग्राफी में, भूगोल की भाषा में। और जो बांगर होता है ये पुराना जलोढ़ होता है। इतनी बातें अगर स्पष्ट। अब जो खादर क्षेत्र होता है इसकी एक विशेषता ये होती है कि यहाँ पर जो खादर है, यहाँ पर लिखते हैं, जो खादर क्षेत्र है, इस खादर क्षेत्र में आप देखेंगे बीहड़ बनते हैं। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर खादर क्षेत्र में बीहड़ों का निर्माण होता है और उत्तर प्रदेश में दो नदियाँ हैं बहुत ही बड़े बीहड़ के निर्माण के लिए जानी जाती हैं। एक है यमुना और दूसरा है चंबल। ये दोनों जो नदियां हैं ये उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती हैं, यमुना और चंबल। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं भी पूछा जा सकता है। यूपी में ये पूछा भी जा चुका है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद 2015 या 16 में प्रश्न आया था कि बीहड़ किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये आपको दो नदी मिलेगा, एक मिलेगा किस पे? यमुना पर, और दूसरा मिलेगा किस पे? चंबल पर। ओके, बीहड़ दो नदियों पे मिलता है, यमुना और चंबल में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो नम भूमि है, जो हमने बताया कि जो समतल नम भूमि का क्षेत्र हुआ करता है, कौन? ये आपको जो तराई वाला हिस्सा है। और अब टोटल देखिए जो नम भूमि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है कितनी है? जो नम भूमि यानी हम बात कर रहे हैं वेटलैंड की, वेटलैंड को लेकर एक सम्मेलन हुआ है जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये हुआ है 1971 में, कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में एक शहर है रामसर, वहाँ पर सम्मेलन हुआ था जिसके तहत ये समझौता किया गया था कि जितने भी विश्व की नम भूमियाँ हैं उनके संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये नम भूमि उत्तर प्रदेश में कितनी है? उत्तर प्रदेश में टोटल नम भूमि है 5.15%। ठीक है, और सबसे ज़्यादा नम भूमि का हिस्सा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा नम भूमि का हिस्सा है आपके सोनभद्र वाले हिस्से में। ये है सबसे ज़्यादा, कहाँ पर? सोनभद्र। सोनभद्र आपको मैप में हमने दिखाया, ये है सोनभद्र का हिस्सा। सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम है बागपत में, और एक नाम है हाथरस। हाथरस कहाँ है? हाथरस आप देखेंगे अलीगढ़ और आगरा के बीच वाले हिस्से में पड़ता है। हाथरस मथुरा के पूरब में पड़ेगा ये। ठीक है, तो ये आपको हाथरस की लोकेशन, और बागपत देखेंगे, बागपत और जो हाथरस है वहाँ पर सबसे कम वेटलैंड है और सबसे अधिक वेटलैंड है कहाँ पर? हमने बताया आपको सोनभद्र में। सोनभद्र में सबसे अधिक वेटलैंड है। इतनी बातें स्पष्ट। तो यहाँ से आगे चलें।
अब यहाँ से एक चीज़ और, जो वर्षा होती है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ से होती है? अच्छा, ये जो जो समतली हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, जो समतली मैदान आपको दिख रहा है, इसका ढाल किस तरफ है? इसको ढाल को समझ लें। इसका जो ढाल होगा वो आप देखेंगे दो दिशाओं में कोने पे है। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है। तो जो ढाल है वो आप देखेंगे कहाँ पे होगा? वो होगा इस दिशा में, ऐसे। और आप अगर देख पा रहे हैं, जब फिर से दूसरे कलर दिखाते हैं जिससे चीज़ें आपको थोड़ी सी आसान लगे। बहुत ज़्यादा आसान तो लगने वाली नहीं है क्योंकि पढ़े तो है नहीं आप। ये देखिए इस दिशा में ढाल है, तो कौन सा दिशा होने वाला है? ये दिशा है ईस्ट एंड साउथ, यानी साउथ एंड ईस्ट, दक्षिण और पूरब की दिशा में इनका ढाल बना हुआ। किनका ढाल है? उत्तर प्रदेश के मैदानी हिस्से का ढाल किस तरफ है? दक्षिण और पूर्व में। ओके, इतनी बातें स्पष्ट। अब आइए यहाँ से आगे चलते हैं। अब जो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो कैसे होती है ये भी समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा देखिए किस मानसून से होती है, पहले ये जानिए। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब यहाँ पे मैप बना के ऐसे मत समझिए, नहीं तो हो जाएंगे कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है, आपको पहले बड़ा इंडिया का मैप दिखाते हैं। ये यहाँ से जो मानसून आता है ऐसे करके यहाँ पे जो इकट्ठा होता है, जो यहाँ से वर्षा करता है, ये होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। और जब ये मानसून बंगाल की खाड़ी में इकट्ठा होता है तो यहाँ से एक अवरोध खड़ा होता है और इस अवरोध की वजह से ये इस तरफ बढ़ता है। जब इस तरफ बढ़ता है तो ये कौन सा मानसून है? दक्षिण पश्चिम। लेकिन ये वर्षा कहाँ कर रहा है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ रुक कर? बंगाल की खाड़ी में रुक कर। जब ये मैदानी क्षेत्र में घुसता है तो ये वही मानसून है जो दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो इसलिए इसे कहते हैं कौन सा? इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा उत्तर प्रदेश में हो रही है। लेकिन आप यहाँ पे अगर दिशा देखेंगे तो दिशा ये पूरब की ओर से आती है, इस तरह से। यही रीजन है कि जो सबसे पहले हिस्सा पड़ेगा, यानी जो करीब वाला हिस्सा पड़ेगा, जो पहाड़ों से नज़दीक होगा, वहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होगी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जहाँ पे होती है वो क्षेत्र है योगी आदित्यनाथ जी के जिले का, यानी कौन सा? गोरखपुर, जहाँ से वो अपने विधायक हैं। ठीक है, अब तो विधायक नहीं लेकिन उनका आवास वहाँ पे। अब देखिए कौन से है जिला? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? वो है गोरखपुर। कितना वर्षा प्राप्त करता है? 185 सेंटीमीटर। नहीं लिख पाए, फिर से लिखते हैं, 185 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है गोरखपुर। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। ताज्जुब की बात ये देखनी है कि दोनों के दोनों धार्मिक स्थल है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है गोरखनाथ बाबा और मथुरा में है भगवान श्री कृष्ण। तो दोनों स्थल है। जैसे याद कर लीजिए कि जो मथुरा है भगवान कृष्ण का इलाका है, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, और जो यानी सूखा अधिक होता है, सबसे कम वर्षा। और जो गोरखपुर, जो गोरखनाथ वाला हिस्सा है, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। क्लियर? अब आ जाइए एक चीज़ और यहाँ पे आप दिखाते हैं। जो उत्तर प्रदेश की सीमा है, जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, ये हमने आपको बता दिया कितने कितने राज्यों से कहाँ कहाँ लगता है। आइए इस मैप में चलते हैं। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश में? तो आप पहले मध्य प्रदेश को हाईलाइट करिए। आपका मध्य प्रदेश है यहाँ से इधर और ये यहाँ तक। इसके अंदर जितने ज़िले मिलेंगे वो है मध्य प्रदेश से सटे हुए ज़िले। तो मध्य प्रदेश से टोटल 11 जिलों की सीमा मिलती है। कौन कौन से आप देख लीजिए 11 जिले कौन से हैं। आप बहुत छोटा मैप है, आप देखेंगे औरई, झांसी, ललितपुर, महोबा, आपको मिलेगा बांदा, आपको मिलेगा चित्रकूट, आपको मिलेगा यहाँ पे प्रयागराज, आपको मिलेगा मिर्ज़ापुर और आपको मिलेगा सोनभद्र। तो ये अगर एक आध छूटे हो तो उसे भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे भी आपको देखें, यहाँ पे हमीरपुर। तो ये टोटल कितने हैं आपको ये पूछना नहीं है। 11 जिले हैं। कौन कौन से? 11 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा टच करते हैं। किसके? जब उत्तर प्रदेश के 11 जिले जो एमपी के साथ सीमा टच करते हैं। उन्हीं 11 का नाम एक बार आप अपने मैप में खोज कर देख लीजिएगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन सा नहीं टच करता। और 7 राज्य, 7 ऐसे
डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 ऐसे ज़िले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा टच करते हैं और 7 ही ऐसे ज़िले हैं जो बिहार के साथ सीमा टच करते हैं। इन 7 को आप देख लीजिएगा एक बार, ये आपका होमवर्क है आराम से, चूँकि मैप हमारा बड़ा छोटा है इसमें देखने में हमें भी समस्या हो रही है और आपको भी। ठीक है, आइए इसके आगे चलते हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। अब तक हमने बात की उत्तर प्रदेश की जो भौतिक संरचना है उस भौतिक संरचना के बारे में। तो आइए पहले इतनी की पीपीटी देख लेते हैं, इतनी की पीडीएफ देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने बात की उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना और जलवायु के बारे में, तो हमने आपको बताया कि ये पूरब से लेकर पश्चिम जो ये डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ तक ये 640 किलोमीटर है और ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण में 240 किलोमीटर है। इसका जो पूरा टोटल क्षेत्रफल है हमने बताया 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी टोटल जो परसेंटेज है इंडिया का 7.33% ऑफ द इंडियन एरिया है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है पूरे भारत में 4th स्थान रखता है। इससे 3 जो बड़े हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। हमने बताया सबसे बड़े जिलों में खीरी है, सबसे छोटे जिलों में हापुड़ है और बाकी जो लिस्ट है उसे आप देख लीजिएगा, ये आपके पास है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपके काम आ सकती है। 3 तरफ से यह मध्य प्रदेश से घिरा हुआ एकमात्र जिला है जो है ललितपुर, मैप में आपको हमने दिखाया था। इसके बाद जो आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें, एक बार आप रुक जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, इतनी आसान है, सारी चीज़ें आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए आगे चलते हैं। हमने बताया था उत्तर प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ये जो है ये भाभर और तराई और मैदानी 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो भाभर क्या होता है, ये पथरीले हिस्से होते हैं, नदियाँ यहाँ आकर विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं और फिर निकलती कहाँ पर, ऐसे अगर देख लें, ऐसे अगर नदी आ रही है इस तरह से, तो ये जो जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर नदी लाकर इकट्ठा करती है इसे बोलते हैं भाबर। और इसके बाद जो हिस्सा होता है जो थोड़ा दलदली होता है, ये होता है आपका कौन सा, यहाँ से अगर हम बात करें ऐसे, तो ये हिस्सा होता है आपके तराई का जो समतल दलदली मैदान होता है, उसके बाद होता है मैदानी हिस्सा। तो ये आप यहाँ देखिए, ये यहाँ पर ये जो भाबर हिस्सा है यहाँ पर नदियाँ आकर क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं और फिर नदियाँ निकलती हैं कहाँ पर, इस तराई के क्षेत्र में। और फिर आप देखेंगे आगे मैदानी हिस्सा होता है जिसे 2 भागों में बांटा जाता है, जो जलोढ़ का बना होता है। एक पुराना जलोढ़ जो बहुत पहले नदियों ने डंप किया है, मिट्टी लाकर इकट्ठा किया है, और दूसरा जो अभी कर रहे हैं। जो पुराना जलोढ़ होता है उसे बांगर कहते हैं और जो नया जलोढ़ होता है उसे खादर कहते हैं। तो इतनी बातें अभी तक हमने आपसे की थी। और इस मैदानी का जो ढाल है हमने बताया किसमें, दक्षिण और पूरब की दिशा में है, दक्षिण और पूर्व की दिशा में है। और एक चीज़ और, जो खादर मैदान होते हैं यहाँ पर जो नदियों का बीहड़ बनता है, बीहड़ का आपको एग्जाम्पल, ये इसे बीहड़ बोलते हैं, जो नदियाँ काट कर बड़े हिस्से को ले जाती हैं। तो ये आप देखेंगे चंबल नदी है, चंबल नदी में बीहड़ का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, तो ये चंबल नदी का बीहड़ आपके सामने दिख रहा है। फिर से देखें कौन सी नदी है, ये चंबल। और कौन कौन सी 2 नदियाँ हैं जो बीहड़ बनाती हैं, एक है चंबल और दूसरी है भारत में उत्तर प्रदेश में यमुना। इन दोनों बीहड़ बनाने के लिए बहुत ही मशहूर है, तो एक बीहड़ का उदाहरण था। ठीक है, आगे आ जाइए, जहाँ पे हम बात कर रहे थे। फिर इतनी बात हो गई, यहाँ तक हो गई हमारी बात कि अब बीहड़ का निर्माण कौन सी कर रही है, एक चंबल और एक यमुना। आइए इसके बाद चलते हैं आगे। अगर बीहड़ तक हमारी बात हो चुकी है तो यहाँ से हम आगे चलें। अब देखिए, नमभूमि हमने वेटलैंड की बात आपको बताई, उत्तर प्रदेश में 5.15% है, सबसे कम है बागपत में और हाथरस में, और सबसे अधिक है सोनभद्र में। सोनभद्र जो हिस्सा आप देखेंगे सबसे दक्षिणी इस तरह से है, जो 4 राज्यों से साथ जुड़ा है, इधर बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वही हिस्सा आपका सोनभद्र है। तो ये आपको हमने बताया। तो सबसे अधिक वेटलैंड वहाँ पर है। वेटलैंड के बारे में जब चर्चा की हमने तो आपको रामसर के बारे में बताया था, हमने हल्की सी बात की थी, 1971 का सम्मेलन। और भारत में अगर देखा जाए पहला वेटलैंड चिल्का लेक थी, जो कहाँ है, उड़ीसा में। वर्षा का अधिकतर भाग उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, जिसे पूर्वा पौने भी कहते हैं। और सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है 185 सेंटीमीटर, सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है 54 सेंटीमीटर, ओनली 54 सेंटीमीटर। और जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगती है वो किससे, किस राज्य से, मध्य प्रदेश से लगती है। और कितने जिले टच करते हैं, 11। और उत्तर प्रदेश से 7 जिले टच करते हैं, उत्तराखंड से और बिहार से। इतनी बातें हमने आपसे बताई थी।
इसके बाद हमने बताया कि हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो आइए थोड़ी सी चर्चा उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में भी हो जाए। हमारा टारगेट है कि हम 35 मिनट में इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे टोटल। तो आइए अब बात करते हैं जलवायु के बारे में। देखिए यहाँ की जो जलवायु है, पहली बात है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु, पूरे भारत में यह जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए वर्षा की हमने बात अगर उत्तर प्रदेश में पहले भी की कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में, और सबसे कम होती है कहाँ पर, मथुरा में, कृष्णा की नगरी में। और जो वर्षा का अधिकांश हिस्सा होता है वह किस मानसून से प्राप्त होता है, हमने पहले ही बताया, कौन सा, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम मानसून से ये सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। दूसरी चीज, इसे किस नाम से जाना जाता है, पूर्वा नाम से भी जाना जाता है। और सबसे अधिक, यानी ये इसे हम अन्य नाम दें, इसे बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से सबसे अधिक वर्षा उत्तर प्रदेश प्राप्त करता है। और वर्षा का और डिवीजन देखें तो वर्षा क्या ग्रीष्मकाल में अधिक होती है या सर्दियों में, तो देखेंगे समर में वर्षा अधिक होती है और विंटर में वर्षा कम होती है। उत्तर प्रदेश में जो विंटर में वर्षा होती है, जो वर्षा सर्दियों में होती है, वो किससे होती है, वो मानसूनी वर्षा नहीं होती। पहली बात, वो कौन सी वर्षा होती है, वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्ब से। ये कौन सी बला आ गई भाई, वेस्टर्न डिस्टर्ब, इसे हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये पूरी तरह से ज्योग्राफी का भाग है, बता दिया जाएगा। यानी जो पछुआ पौने होती है उनकी वजह से कभी कभी चक्रवात आ जाते हैं। जो चक्रवात को लेकर आते हैं उनसे जो वर्षा होती है, उन्हें हम उस वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा के नाम से जानते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्ब के नाम से जानते हैं। अब बात है स्पष्ट। अब आगे चलें तो जो उत्तर प्रदेश में है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश ग्रीष्म काल में, अच्छा एक चीज़ और जाने कि यहाँ का जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। और टेम्परेचर अधिक क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, आपको अगर दिखाएं, एक इंडिया का मैप ले लें, यहाँ पे आ जाइए, तो आप देखेंगे जो यहाँ से जो कर्क रेखा जाती है वो इस तरह से जाती है, इस तरह से कर्क रेखा जा रही है। तो कर्क रेखा के करीब होने के कारण उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। क्यों, जहाँ टेम्परेचर होगी, जहाँ कर्क रेखा होगी, वहाँ ITCZ आ जाएगी। ठीक है, जो ITCZ होता है उसकी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे पवनों उठेंगी और फैलेंगी, और इससे यहाँ पे टेम्परेचर भी अधिक होता है और यहाँ पे वर्षा भी क्षेत्र में होती है। ठीक है यार, वहाँ पे स्थितियाँ बन रही हैं। तो अब देखिए जो ये टेम्परेचर अधिक हो रहा है, इसका कारण क्या है, कर्क रेखा से नज़दीकी। अब बात यहाँ पे ये होती है कि जो कर्क रेखा है, जो लाइन ऑफ कैंसर है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितने राज्यों से होकर जाती है। तो सबसे पहला राज्य गुजरात है, दूसरा ये टच करती है राजस्थान को भी, फिर मध्य प्रदेश है तीसरा, चौथा है आपका मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आप देखेंगे झारखंड है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। कितने हो गए भारत की मुख्य भूमि में, 6। उसके बाद 2, एक त्रिपुरा है और एक मिजोरम, यानी 6 और 2 8। 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। ये यूपी स्पेशल का भाग नहीं था, फिर भी हमने यहाँ पे चर्चा की। आगे आइए, अब आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर क्यों अधिक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कर्क रेखा यहीं से गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, हमने 8 का नाम बताया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक सीक्वेंस भी याद रख लीजिएगा किस सीक्वेंस में जाती है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो सॉइल होती है उसकी हम बात करें, मृदा। उत्तर प्रदेश की मृदा कैसी है, उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक मृदा है, पहले उत्तर प्रदेश के मैप पे चले तब तो मृदा बात करेंगे। ये आ जाइए, उत्तर प्रदेश की जो सॉइल है वो कौन सी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मुख्यतः आप देखेंगे मैदानी इलाका है, अतः यहाँ पर सबसे अधिक जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ पाई जाती है, इल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। हालांकि यहाँ पर कुछ मृदा और भी है, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में काली मृदा का भी विकास हुआ है। और ये काली मृदा किस नाम से जानी जाती है, कहाँ पर है, ये काली मृदा है पश्चिमी बुंदेलखंड वाले हिस्से में। और पश्चिमी बुंदेलखंड वाले हिस्से में इसे क्या इसकी विशेषता है, पहली बात इसे स्वयं की जोतने वाली मृदा कहते हैं। क्यों, जब ये सूखती है तो ये दरारें पड़ जाती हैं और भुरभुरी हो जाती है, अतः इस काली मृदा को स्वयं की जोतने वाली मृदा कहते हैं।
और देखेंगे इसका एक नाम और है, इसे कपासी मृदा मृदा भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इसे करेल भी बोलते हैं, इसे करेल भी बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड वाले हिस्से में, ठीक है। और कहाँ पे, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं उन जिलों में, और जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है वहाँ पर भी ये पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में काली मृदा हो गई, जलोढ़ मृदा हो गई, इसके अलावा कौन सी, लवणीय मृदा भी पाई जाती है। ये कहाँ मिलती है, अच्छा लवणीय मृदा का तात्पर्य है कि जिस मृदा में साल्ट की मात्रा अधिक हो उसे लवणीय मृदा कहते हैं। इसे आप जनरल भाषा में रेह कहते हैं, आप अपने यहाँ हो सकता है रेह नाम से सुने हो। या फिर ये एक ऊसर प्रकार की मृदा होती है, इसे बंजर नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो रेह होती है या जो लवणीय मृदा होती है, आप देखेंगे जो रेह होती है, इस रेह का पहले के पुराने समय आप पूछेंगे अपने पूर्वजों से, छोटे छोटे बाबा, जो पुराने बाबा वो होंगे, दादा परदादा, उनसे पूछेंगे तो उससे कपड़े धोने का काम किया करते थे। क्यों, क्योंकि इसमें साल्ट होता है। अब देखिए ये कहाँ पाई जाती है, जो लवणीय मृदा है अभी भी अलीगढ़ के हिस्से में, अभी भी, अच्छा मैप दिखा देते हैं आपको, शायद वहाँ से चीज़ें स्पष्ट, ये आ जाइए, अभी भी इस वाले हिस्से में पाई जाती हैं। कहाँ पर, इस वाले हिस्से में। ये हिस्सा कौन सा है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको मिलेगा अलीगढ़, और कौन मिलेगा, आपको मिलेगा एटा, आपको मिलेगा मैनपुरी, आपको मिलेगा कौन सा, कानपुर। कानपुर यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये कुछ हिस्से में छितर बितर हैं और कुछ हिस्से में ये पाई जाती है। कौन सी, लवणीय मृदा। अब बात करें लाल मृदा की, ये लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, लाल मृदा उत्तर प्रदेश में मिलेगी झांसी के हिस्से में, ये वाला हिस्सा आप देखेंगे। झांसी के आगे जाएंगे सोनभद्र मिर्जापुर में आपको मिल जाएगा, मिर्जापुर है सोनभद्र, यहाँ पर भी मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, इस चंदौली में मिलेगा, प्रयागराज में मिलेगा, ये वाले हिस्से में भी मिलेगा। यानी यहाँ पर जो मृदा पाई जाएगी ये वाले हिस्से में सटे हुए मेनतः इन जिलों में, 4-5 जिले जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे लाल मृदा है, रेड सॉइल है, ठीक है। अब इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब देखिए ये चीज़ और, जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है वहाँ पर कौन कौन सी मृदा पाई जाएगी, अगर देख लें यहाँ पर बुंदेलखंड नाम लिखते चलते हैं। बुंदेलखंड में कई प्रकार की मृदा पाई जाती है, वहाँ पर उसका नाम दे देते हैं कौन कौन सी मृदा। यहाँ पर आपको लाल मृदा भी मिलेगी, यहाँ पर आपको काली मृदा भी मिलेगी। यहाँ पर एक मृदा विशेष है जिसे हम पड़वा मृदा के नाम से भी जानते हैं, पूछा जाता है बहुत, चूँकि यूनिक है। पड़वा या परवा भी बोल देते हैं कुछ लोग। या एक मृदा आपको यहाँ पे मिलेगी भोंडा, ये सब लोकल नाम है मृदाओं के, भोंडा। एक मृदा आपको यहाँ पे मिलेगी राकर। तो ये आपको कहाँ पर मिलेंगी, ऐसे मृदा के जो एग्जाम्पल हैं आप आंख बंद करके मारिए, कहाँ पर, बुंदेलखंड में, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे आइए, अब अगर मृदा की बात कर ली हमने, तो ये टॉपिक की न बात करें तो थोड़ी सी नाराजगी होगी आपको कि क्या, मृदा अपर्दन की। तो मृदा अपर्दन की भी बात करेंगे हम कि कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए जो मृदा अपर्दन होता है वो कई प्रकार का होता है, इसमें आपको हम ज़्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे, लेकिन जिनकी हम चर्चा करेंगे, एक होता है परत अपर्दन, एक होता है अवनालिका अपर्दन, एक होता है वायु के द्वारा अपर्दन, एक होता है जल के द्वारा अपर्दन। ये किनके द्वारा होता है इस अनुसार पे है। तो देखिए जो परत अपर्दन होता है ये धीरे धीरे होता है, जो परत अपर्दन होता है ये धीरे धीरे होता है, और इतने धीरे धीरे होता है कि जो किसान भाई हमारे, जो किसान मित्र हैं, ये समझ नहीं पाते कि मृदा का अपर्दन हो रहा है। क्योंकि अगर मिट्टी बह गई है, अगर जलीय अपर्दन हुआ है, मिट्टी बह के चली गई है, तो किसान देख पाता है। लेकिन जो परत अपर्दन होता है ये बहुत ही ग्रेजुअली होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, और इतने धीरे होने के कारण किसान समझ नहीं पाता। अतः ये इसे बोलते हैं किसान की मौत। ध्यान रखिएगा, इस अपर्दन को किसान की मौत के नाम से भी जाना जाता है। किस मृदा, किस अपर्दन को, परत अपर्दन को। इसके अलावा दूसरा अपर्दन कौन है, अच्छा परत अपर्दन में और क्या होती है, देखिए आपको थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें और दे दें। ये देखिए जो मिट्टी होती है सॉइल है, ये आपकी सॉइल है। यहाँ पर जो ऊपरी परत होती है, ये जब ये ऊपरी परत धीरे धीरे हटना शुरू हो जाती है, हट जाती है, तो देखेंगे इसमें जो खनिज होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
और जब ये समाप्त हो जाएंगे तो इनकी जो उर्वरता होती है, फर्टिलिटी, वो खत्म हो जाएगी। और जब फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी किसान का उत्पादन कम हो जाएगा, इसी वजह से किसान की मौत कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट। तो और आगे चलें। अब दूसरी मृदा कौन सी है? दूसरा अपर्दन कौन सा है? अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन किससे जुड़ा है? ये बीहड़ क्षेत्र से जुड़ा है, ध्यान रखिएगा। बीहड़ हमने आपको बताया इसी वीडियो में कि कौन कौन दो नदियां बना रही हैं। एक है यमुना और दूसरा है कौन सा? चंबल। तो अवनालिका अपर्दन भी कौन करेंगी? यही दो नदियां करेंगी। कौन कौन सा? एक करेंगी आपकी यमुना और दूसरी करेंगी चंबल। तो आइए उत्तर प्रदेश के मैप में, ये आप आ जाइए यहाँ पर। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी चंबल नदी ऐसे इंटर करेगी और यहीं से आपकी यमुना ऐसे जाएगी। तो दोनों नदियाँ मिलती हैं। दोनों नदियाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपर्दन हुआ है उत्तर प्रदेश में, कौन सा अवनालिका? वो है इटावा। इटावा के क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन सबसे अधिक होता है। दूसरी चीज, एक अपर्दन और है, हमने बताया कौन सा? वो है वायु अपर्दन। हवा के द्वारा कौन सा अपर्दन होता है? हवा के द्वारा जो ऊपरी मृदा होती है वो धीरे धीरे हवा हटाती चली जाती है। और इसका सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है जहाँ वर्षा कम होती है। कौन सी वर्षा कम होती है? कहाँ पर? हमने बताया था वो क्षेत्र है मथुरा। आ जाइए इसमें, आप देखिए वो क्षेत्र कौन सा बताया था हमने बताया था उसको, वो है मथुरा। मथुरा आप देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, ये आपको मथुरा दिख रहा है। ठीक है, कहाँ पे है? मथुरा में। अब मथुरा और मथुरा से फटा हुआ एक क्षेत्र है आगरा। ये दोनों जो क्षेत्र हैं यहाँ पर वायु अपर्दन सबसे अधिक है। ओके, वायु अपर्दन का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर है? मथुरा और आगरा में। और एक अपर्दन और होता है जलीय अपर्दन। जलीय अपर्दन का प्रभाव कहाँ पर है? जहाँ पे जल की मात्रा ज़्यादा होगी। और हमने बताया वो कौन सा? वो क्षेत्र आप समझ जाएंगे उत्तर प्रदेश का तराई वाला हिस्सा है। और तराई वाले हिस्से में आप देखेंगे जलीय अपर्दन सबसे अधिक होता है। तो इतनी बातें अगर आपको हो गई, समझ में आई, तो हमने आज आपसे बात की उत्तर प्रदेश की क्लाइमेट के बारे में, उत्तर प्रदेश की सॉइल के बारे में भी हमने आपसे बात कर ली, और उत्तर प्रदेश की जो भौतिक संरचना थी उसके बारे में हल्की सी बात कर ली। उतनी ही बात की हमने, बहुत डिटेल में नहीं, जहाँ से आपके जितने भी प्रश्न आए, जितने भी क्वेश्चन आए, वो आप सॉल्व कर सकें। आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इतनी बात हमने कर ली। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं पीपीटी की तरफ जो हमने आपको तैयार करके रखी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बताएं। उष्णकटिबंधीय और मानसूनी प्रकार की जलवायु है। वर्षा यहाँ सबसे अधिक गोरखपुर में होती है, सबसे कम मथुरा में होती है। जो वर्षा की शाखा है वे अब बंगाल की शाखा है। जो भारतीय मानसून है आप देखेंगे उसकी दो शाखाएं हैं। एक शाखा है बंगाल की शाखा और दूसरी अरब सागर की शाखा। तो सबसे अधिक वर्षा करती है कौन सी? उत्तर प्रदेश में बंगाल की शाखा से। और अरब सागर की शाखा से जो वर्षा होती है भारत उत्तर प्रदेश में नगण्य होती है, न के बराबर होती है। और देखिए ग्रीष्मकाल में सबसे अधिक वर्षा ये पाता है। हमने बताया जो ग्रीष्मकाल जो समर है, समर में यूपी में सबसे अधिक वर्षा होती है और विंटर में वर्षा नहीं होती। विंटर में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है, आगे ग्रीष्मकाल, ये दक्षिणी जो ग्रीष्मकाल जो प्रदेश है ये दक्षिणी भाग के तापमान में अधिक होने का कारण हमने बताया था एक कर्क रेखा है। और कर्क रेखा हमने बताया था 8 राज्यों से हो जाती है, जिनकी हमने पूरी आपको एक लिस्ट दी थी। उनमें हमने बताया कि कौन से? गुजरात थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं जहाँ से हमारी कर्क रेखा जाती है। अगर आपने अब तक नोट नहीं कर पाए हैं तो एक बार फिर आपको समय है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। मृदा हमने बताई, मृदा के बारे में हमने बात की। सबसे अधिक जो मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है वो जलोढ़ होती है। जलोढ़ के बारे में हमने और भी आपको बात की थी। जो जलोढ़ होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है बांगर पुराना जलोढ़ और एक होती है खादर नया जलोढ़, जिसे कछार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हमने बात की। तो इनके अलावा जो मृदा होती है वो आप पाइए सबसे अधिक पाई जाती है जलोढ़। और उसके बाद अगर बात की जाए तो काली मृदा मिलती है। काली मृदा को स्वयं को जोतने वाली मृदा कहते हैं। इसमें आप देखेंगे करेल कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिमी जिलों और बुंदेलखंड में पाई जाती है। बुंदेलखंड में कई मृदा पाई जाएगी, इसकी हम बात आपसे करेंगे। उसके बाद हमने बताया कि लवणीय मृदा होती है या
सॉइल होती है ये अलीगढ़, एटा, मैनपुर या कानपुर के हिस्से में पाई जाती है। इसे रेह या ऊसर के नाम से भी जानते हैं। लाल मृदा की हमने बात की, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और प्रयागराज वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। बुंदेलखंड में हमने बताया कौन कौन सी मृदा मुख्यतः पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है लाल मृदा, यहाँ पे काली मृदा, यहाँ पे पड़वा या परवा या भूंडा मृदा या राकर मृदा। इसके कुछ लोकल वहाँ की जो स्थानीय मृदा है उनका विकास हुआ है, उन्हें हम जानते हैं पड़वा के नाम से, भूंडा के नाम से, राकर के नाम से। ठीक है, इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से आगे हम चलेंगे। आगे हमने जो अब तक बात की थी वो हमने बात की थी क्या, हमारी बात हुई थी अपर्दन वाले हिस्से में। तो अपर्दन वाले हिस्से में क्या हुई थी, हमने बात की थी कि जो अपर्दन होता है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जलीय अपर्दन का प्रभाव है, उसके बाद वायु अपर्दन होता है। जलीय अपर्दन हमने बताया कहाँ पे हो रहा है, ये तराई के क्षेत्र में हो रहा है। कहाँ पर, जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला क्षेत्र है, जो ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ पर आप देखेंगे सबसे अधिक जलीय अपर्दन हो रहा है और ये सबसे अधिक अपर्दित क्षेत्र है और जलीय हिस्सा यहाँ पर सबसे अधिक अपर्दन करता है। ये बात हमने आपसे की। और दूसरी जो सबसे अधिक अपर्दन होता है वो वायु अपर्दन है, और वो हिस्सा आप देखेंगे वायु अपर्दन कहाँ होता है, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है मथुरा और अलीगढ़, आगरा। और जो परत अपर्दन होता है, अवनालिका अपर्दन, ये दो मुख्य प्रमुख अपर्दन और है। अवनालिका अपर्दन का सबसे अधिक हिस्सा होता है जो यूपी का बीहड़ वाला हिस्सा है, जिसे हमने आपको बताया था, जो दो नदियाँ बनाती हैं, यमुना और चंबल। और ये दो नदियों के क्षेत्र में, यानी ये होता है कहाँ पर, इटावा के क्षेत्र में। इटावा जो आपका जिला है, वहाँ पर सबसे अधिक अवनालिका अपर्दन का प्रभाव है। परत अपर्दन, इसे आप देखेंगे किसान की मौत बोलते हैं। ये धीरे धीरे अपर्दित होती है और इसकी वजह से जो उर्वरता होती है कम हो जाती है, तो हमने वही समझाया था आपको, और किसान इसे समझ नहीं पाते, इसे किसान की मौत के नाम से जानते थे। तो इतनी बातें आपको बताया हमने। फाइनली एक बार फिर बताते हैं कि जो जलीय अपर्दन होता है वो सबसे अधिक होता है और जो मृदा अपर्दन होता है वो उससे कम होता है। अपर्दन में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रभाव किसका है, जलीय अपर्दन का। और जलीय अपर्दन किस क्षेत्र में है, यह है तराई के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आइए इस फाइनल वीडियो में हम बात करें। अब तक हमने यूपी स्पेशल का 2 वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमने यूपी के कुछ विशेष टॉपिक जो हमने बात करनी थी वो की 2 वीडियो में, और इसके बाद हम फिर लेके आएंगे अब राजनीतिक जो टॉपिक हैं उनकी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटी वाला हिस्सा है यूपी का, जो यानी यूपी का जो जियोग्राफी वाला हिस्सा है वो हमने कवर कर लिया। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पॉलिटी वाले हिस्से में, फिर उसके बाद इकोनॉमी वाले हिस्से में, फिर बायोडाइवर्सिटी वाले हिस्से में, फिर ओवरऑल जो टॉपिक अन्य बचेंगे जो संस्थान हैं उनके हिस्से में। यानी कुल 5 से 6 वीडियो में पूरा यूपी स्पेशल हम कंप्लीट करेंगे और जो भी प्रश्न आएंगे यहीं से आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से बहुत ही हम्बली, बहुत ही विनम्र निवेदन है, तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। ठीक है दोस्तों, तो दीजिए आगे अपने मित्र रमेश चंद्र को। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।